हेलो एवरीवन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज हम स्टार्ट करेंगे। द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द कोर फंक्शनलिटी। ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हम लोग जाने जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द कोर फंक्शनलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हाउएवर, अभी हम लोग इससे पहले पढ़े थे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, उससे हमें ये पता चल रहा था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कोर फंक्शनलिटी कंप्यूटर सिस्टम में प्रोवाइड करता है। लेकिन हाउएवर द डिफरेंट यूजर नीड्स कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पस डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। जो डिफरेंट यूजर्स होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट पर्पस के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम की नीड होती है। हेंस अ न्यू कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज नीडेड। तो इसलिए एक नई कैटेगरी सॉफ्टवेयर की नीड हो जाती है। अ न्यू कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, एक नए कैटेगरी या एक नए टाइप के सॉफ्टवेयर की हमें नीड होती है। क्या करने के लिए? टू कैटर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड यूजर। जो एंड यूजर होता है उसके डिफरेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें एक नए कैटेगरी सॉफ्टवेयर की नीड होती है। दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, ये जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करता है, इज टर्म एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी को ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट वर्क ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर पर काम करता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देयर आर द अगेन टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी दो कैटेगरी हो जाते हैं, एक होता है जनरल पर्पस और दूसरा होता है कस्टमाइज। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो उनको समझते हैं। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है वो क्या, नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि जो जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। जैसे द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर जेनरिक एप्लीकेशन। ओके, लुक हियर, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर द जेनरिक एप्लीकेशन। जो कोई भी काम करने के लिए जेनरिक एप्लीकेशन यूज किया जाता है। टू कैटर द बिगर ऑडियंस, जो बड़े ऑडियंस को अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ कैटर करता है। इट जनरल आर कॉल्ड द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। यानी कोई भी जेनरिक वर्क करने के लिए एक बड़े ऑडियंस जिस पे काम करती है और अपने जनरल पर्पस को वो फुलफिल कर लेती है, उस टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सच रेडीमेड application software can be used for end user as per their requirement। इस टाइप के बने बनाए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपना यूजर जो है अपना यूज कर सकता है। यानी कि कोई भी यूजर इस टाइप के बने बनाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबके लिए होते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल हैं स्प्रेडशीट टूल्स, कैलकुलेटर ऑफ द लिब्रा ऑफिस। ओके, कैन बी यूज फॉर एनी कंप्यूटर यूजर टू डू कैलकुलेट और टू क्रिएट अकाउंट शीट। यानी कोई भी अपने जो लिब्रा ऑफिस हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, तो इसमें जो है ये जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कोई भी अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करके एक नॉर्मल सीट, अकाउंट सीट, कैलकुलेशन, ये सब चीजें वो बना सकता है। कुछ चीजें होती हैं जैसे एडोब फोटोशॉप बना सकता है। ठीक है, GIMP, मोजिला वेब ब्राउजर, ये सब जैसे मोजिला वेब ब्राउजर जो भी इंस्टॉल करके वेब को ब्राउज कर सकता है। etc फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसे जनरल काम हम लोग जनरल वर्क कर सकते हैं। जैसे हमको कोई चीज ब्राउज करना है तो मोजिला वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप से हम लोग कोई फोटोशॉप बना सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं। सो दैट इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज व्हाट, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अगला क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर।
So customized software, these are the custom or tailor made application software. अब देखो वो हमारा रेडीमेड था, बना बनाया था, लेकिन यहाँ पे ये कस्टम हो या टेलर मेड एप्लीकेशन, मतलब जिसको हम बोल के या कुछ एक स्पेसिफिक मतलब कस्टमाइज करके बनाते हैं. These are the custom or the tailor made application software that are developed to meet the requirement of the specific organization or any individual. जब कोई एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाती है या एक स्पेसिफिक टास्क या पर्पस के लिए जब वो कस्टमाइज कराती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाती है, दैट विल कम द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कहते हैं. सो नाउ वी कैन नो इट इज वेरी नो इट इज मेड बाय द आवर रिक्वायरमेंट एंड विद कस्टमाइज. आर टेलर मेड एप्लीकेशन, इट इज नॉट रेडीमेड, इट इज टेलर मेड. जैसे कपड़े हम लोग टेलर से जाते हैं सिलवाते, रेडीमेड में होता है कि वो किसी भी नाप का हमें कपड़े मिल जाएंगे, बट जब टेलर से हम लोग बनवाने जाते हैं तो टेलर प्रॉपर हमारे कपड़े को बनाने के लिए मेजर करता है कि हमारे हैंड कितने होने चाहिए, गला कितना होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए. ये सब चीज वो मेजर करके हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग हमारे शर्ट्स को बना देगा या पैंट को बना देगा या जो भी क्लॉथ हम पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बना देगा. ठीक उसी तरह से जो कस्टमाइज या टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक पर्पस या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया जाता है या फिर डेवलप किया जाता है. तो दैट इज नोन एज द कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. They are better suit to the need of an individual or organization. ये मतलब बेटर सूट होता है यानी कि बेटर पैकेज होता है जिसमें इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अपने नीड की सारी वर्क कर सके. कंसीडरिंग दैट दे आर डिजाइन एज स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, जो स्पेशल रिक्वायरमेंट या पर्पस के लिए उसको डिजाइन किया जाता है या डिजाइन किया रहता है, तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं. सम एग्जांपल, इसमें कुछ एग्जांपल है यूजर डिफाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सम एग्जांपल ऑफ यूजर डिफाइन सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग, जो यूजर डिफाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उसमें हमारे पास हो सकते हैं जैसे वेबसाइट हम लोग अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं. स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कोई स्कूल है वो अपने मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सकता है. अकाउंट सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. It is similar to buying a piece of the cloth and getting a tailor made. देखिए सेम वही जो मैंने अभी बताया था, ये एकदम बिल्कुल वैसा ही जैसे हम एक कपड़ा खरीदते हैं और उसको ले जाके एक टेलर से उस गवर्नमेंट को अपने फिटिंग का, अपने कलर का और अपने फैब्रिक डिजाइन का, अपने चॉइस का हम लोग क्या कराते हैं, फिटिंग करा लेते हैं बाय टेलर से, यानी टेलर मेड बनवाते हैं हम लोग. ठीक है, तो एकदम बिल्कुल ये ठीक सिमिलर वैसा ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जाता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर को बोलता है कि मुझे इस टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए और वो लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और दे देते हैं. ध्यान रहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर से. अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा. देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंप्यूटर को, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नॉट वर्क. लुक हियर, अ कंप्यूटर सिस्टम कैन वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर सकता है, बट इट कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर. लेकिन ये बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन यूज अ कंप्यूटर इवन इफ नो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल. हम लोग कंप्यूटर यूज कर सकते हैं चाहे उसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो या ना हो, बट इफ नो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, if no operating system is installed we can't work on the computer. तो हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते. In other words, the use of computer is possible
इन द absence ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के absence में भी हम लोग कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी नो अबाउट द व्हाट proprietary or fair and open source software। proprietary and open source software क्या होता है? यानी ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हमें ओनरशिप के बारे में पता चलती है। तो समझते हैं, द डेवलपर ऑफ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड their source code as well as software freely to public। एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पूरी पब्लिक के लिए यूज करने लायक हो और एक सोर्स कोड वो प्रोवाइड करे और उस सोर्स कोड को पूरा फ्री कर दे और कोई भी उसे यूज कर सकता है, विद एन एम टू डेवलप एंड इम्प्रूव द फर्दर विद each other helps and such software is known as the free and open source software। इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एज लाइक दिस, तो इस जो फ्री होता है हमारा उसको कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। व्हाट? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। क्लियर है ये? तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके, सो नाउ जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है दैट विल नो रिक्वायर टू एनी लाइसेंस, वो कोई भी यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो ये हमारा होता है, एक मिनट, सॉरी, ओके, फॉर एग्जाम्पल द सोर्स कोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम अबंतु जो है वो फ्रीली एक्सेसिबल होता है, फ्रीली एक्सेस करता है। क्या हो गया भैया, क्यों हो रहा है ऐसा? ये ठीक है, सॉरी, okay, so we can say here, so Ubuntu is freely accessible for any with required knowledge to improve or add new functionality and more example of free open source software, that means free open source software को FOSS भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। include Python, LibreOffice, OpenOffice, Mozilla Firefox, etc. Sometimes the software are freely available for use, but source code may not be available। यानी कि कुछ हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली यूज हम जिनको कर सकते हैं लेकिन उनके सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होते हैं। तो सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड द फ्रीवेयर, सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड फ्रीवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीवेयर आर स्काइपी, एडोब, रीडर एंड व्हेन द सॉफ्टवेयर, बट लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर when the software to be used has to be purchased from the vendor। अगर हम लोग ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करें जो वेंडर के द्वारा परचेज किया जाता है एंड हु हैज द कॉपीराइट, जिसके पास कॉपीराइट होता है उस सॉफ्टवेयर का, देन इट इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इंक्लूड द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसका प्रोप्राइटरशिप किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के पास है। टैली है, क्विक हिल है, इसको हमें खरीदना पड़ता है, इसके लाइसेंस लेने पड़ते हैं।
तो बोल सकते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें हमें लाइसेंस की रिक्वायर होती है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री यूज होते हैं उनको ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज software. A software can be freeware or open source software और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर भी हो सकता है या फिर प्रोप्राइटरी या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पर्सन और अ ग्रुप हैज डेवलप्ड एंड रिलीज दैट सॉफ्टवेयर। अब ये टोटल डिपेंड होता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे या उस पर्सन पे जो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, वो क्या टर्म्स कंडीशन रखता है, वो टोटली डिपेंड उसी पे होता है। अगर पर्सन कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और फ्री यूज कोई भी उसे यूज कर सकता है तो उसे हम लोग फ्रीवेयर या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो उसको सेल करता है, अपने पास ओनरशिप रख लेता है या फिर उसको हम लोग बाई करना पड़े, तब वो प्रोप्राइटरशिप सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट वी नो द ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको जानने से हमें ये पता चलेगा कि कोई भी सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम काम नहीं करेगा, हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहते हैं, कैन बी कंबाइंड to be a source manager which manage all the resources of the computer. Its hardware including the CPU, RAM, disk, network and other input output devices. Okay, so it also control the various application software। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो वेरियस एप्लीकेशन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, डिवाइस ड्राइवर को भी कंट्रोल करता है, मैनेजर सिस्टम, सिक्योरिटी एंड हैंडलेस एक्सेस बाय द डिफरेंट यूजर्स। इतने सब चीज को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इट्स आल्सो कंट्रोल वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, managers etc. It is most important system software। जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एरा गैरा नहीं भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ द popular operating system, that means OS, are the Windows, Linux, Android, Macintosh, that means Macintosh and so on। so ये हमारे important operating system है, Windows, Linux and Android। मैक्सिमम हमारे यहाँ इंडिया में जब हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यूज होता है। इसके बाद हर मोबाइल फोन में एंड्रॉइड देखते हैं। सो नाउ द पर्पस इज व्हाट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू फील्ड। द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड द सर्विस फॉर बिल्डिंग। पहला फील्ड इसका है टू प्रोवाइड द सर्विस फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। व्हेन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू बी रन, जब एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करने की उसको नीड होती है, it is operating system which load that program into memory and allocate it to the CPU execution। वो मेमोरी में क्या करता है, लोकेट करता है। नहीं, पहले तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो एप्लीकेशन सिस्टम जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग होता है उसको क्या करेगा, लोड करेगा उस प्रोग्रामिंग को मेमोरी में, फिर एलोकेट कर देता है जिससे सीपीयू आसानी से उसे एग्जीक्यूट कर सके यानी चला सके। When the multiple application program need to be run, जब मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने की नीड होती है, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइडेड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि उसको किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाए। ओके, नाउ
till here decides that the order of the execution. Now we know the second objective of an operating system is to provide an interface. अब जो दूसरा इसमें है ये भी हम लोग समझ सकते हैं. व्हाट द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, फर्स्ट हम लोग समझ लिए, फर्स्ट था प्रोवाइड, अपनी जैसे ये सर्विस प्रोवाइड करता है. सेकेंड ऑब्जेक्ट इसका होता है प्रोवाइड एन इंटरफेस. ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज टू प्रोवाइड द सर्विस फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. ओके, बट सेकेंड क्या है, second object is an operating system is to provide the interface the user through which the user can interact with computer. एक यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, प्रोवाइड इंटरफेस, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे इंटरेक्ट हो सके लोग, उससे कंप्यूटर को और यूजर्स आपस में इंटरेक्ट हो सके. A user interface is a software component which is a part of operating system. अब जो हमारे पास यूजर इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस वो भी एक सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है, पार्ट है. सो नाउ यू कैन नो व्हाट यूजर इंटरफेस, याद रखना इसको है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. यूजर इंटरफेस इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, वो एक सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है which is a part of operating system, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक पार्ट है, जो क्या करता है, whose job is to take commands and inputs, जो इनपुट्स और कमांड्स को लेता है from the users, यूजर से, and for the operating system, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो उसको प्रोसेस कर सके. नेक्स्ट वी नो अबाउट द OS यूजर इंटरफेस. ओके, OS user interface. There are different types of OS, means operating system. There are different types of user interface, each of which provide the different functionality. Some common or commonly used interface are shown in the figure 1.15. Number one is look the command based interface. ये क्या है हमारा कमांड बेस्ड इंटरफेस. अब थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ से हम देख लें. ये है हमारा, ये देखिए टाइप्स ऑफ इंटरफेस, कितने टाइप्स के हैं. पहला है कमांड बेस्ड इंटरफेस, फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके बाद है टच बेस्ड इंटरफेस, और हमारा है ये voice based interface and gesture based interface. So पहला हम पढ़ेंगे कमांड बेस्ड इंटरफेस. तो कमांड बेस्ड इंटरफेस क्या होता है, look here. Command based interface require a user to enter the command to perform different tasks like creating, opening, editing or deleting file etc. कमांड बेस में हम लोग कमांड देते हैं कंप्यूटर को. ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो डिफरेंट टास्क को करता है, जैसे क्रिएट करना, ठीक है, ओपन करना, एडिट करना, डिलीट करना एक फाइल को एक्सेट्रा. तो यानी किसी भी फाइल को ओपन करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है या क्रिएट करना है, इसका कमांड कौन देता है, कमांड बेस्ड इंटरफेस देता है. द यूजर हैज टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल सच प्रोग्राम और स्पेसिफिक कमांड विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट. जो यूजर होता है वो उसका नाम याद रखता है और ऑल उस टाइप के प्रोग्राम को, स्पेसिफिक कमांड को वो अपने ध्यान में रखता है. द प्राइमरी इनपुट डिवाइस, नाउ हियर द प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय द यूजर फॉर कमांड बेस्ड इंटरफेस इज द कीबोर्ड.
The primary input device used by the user for command-based interface is the keyboard. Command-based interface is often less interactive and usual, allow a user to run a single program at a time. Example of the operating system with command-based interface include MS-DOS और Unix. अब ये जो हमारा कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है वो होता है MS-DOS या फिर Unix. इसको हम लोग ये इसके एग्जाम्पल हैं. ठीक है. सो इसका मेन पर्पज ये होता है कि जो इनपुट डिवाइस होता है उसको एक कमांड देने में ये इंटरफेस हेल्प करता है. जैसे माउस हो या कीबोर्ड हो, इन सब से हम कमांड देते हैं. तो इस कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसको कमांड बेस्ड इंटरफेस बोलते हैं. दूसरा हमारे पास होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नाउ वी नो अबाउट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GUI बोलते हैं. तो ग्राफिकल यूजर सॉफ्टवेयर जो होता है लेट्स यूजर्स रन प्रोग्राम or give instruction to the computer in the form icons, menus and other usual options. जब हमारे पास यूजर आइकॉन से, मेनू से या अदर यूजुअल ऑप्शन से, यानी कि विजुअल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है. अदर विजुअल ऑप्शन से जब वो इंस्ट्रक्शंस देता है तो वहां पे कौन सा इंटरफेस काम करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काम करता है. आइकॉन यूजुअली रिप्रेजेंट द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स स्टोर ऑन द कंप्यूटर एंड विंडो रिप्रेजेंट रनिंग प्रोग्राम दैट द यूजर हैज लॉन्च्ड थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट मीन्स कि जब आइकन्स हमारे होते हैं वो यूजुअली किसी फाइल को या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जो प्रोग्राम उसमें स्टोर है कंप्यूटर में या विंडो में. तो अब विंडोज रिप्रेजेंट द रनिंग प्रोग्रामिंग, विंडोज उसको रनिंग प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करेगा. एंड दैट द यूजर हैज लॉन्च्ड थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम. अब वो उस पर जैसे क्लिक करेगा तो यूजर लॉन्च कर देता है. यूजर हैज लॉन्च थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम. अब वो ओपन हो जाएगा थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम से. तो उस इंटरफेस में कौन काम कर रहा है या इसके बैकएंड में कौन काम कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. और उसका इंटरफेस प्रोवाइड कौन कर रहा है? ग्राफिकल यूजर्स. द इनपुट डिवाइस, नाउ वी नो द इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इंटरफेस विद GUI commonly include the mouse and the keyboard. For example, the operating system with GUI interface include Microsoft Windows, Ubuntu, Fedora and Macintosh among their. इन सब में यही इनपुट डिवाइस जो है काम करते हैं. नेक्स्ट वी नो अबाउट द टच बेस्ड इंटरफेस. टच बेस्ड इंटरफेस क्या होगा? देखिए, today smartphone, tablets, PC allow user to interact with system simply using the touch input. अब हम सबको पता है कि चाहे स्मार्टफोन हो, कुछ ऐसे हमारे पास टैबलेट हैं जो टच इनपुट को प्रोवाइड करते हैं. तो यूजिंग द टच स्क्रीन अ यूजर प्रोवाइड इनपुट टू ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे वो स्क्रीन को टच करेगा तो यूजर एक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कर देगा, which interrupt by are interpreted by OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम as command like opening apps, opening an apps, closing an apps, dialing a number, scrolling across apps. तो ये सब चीजें कौन प्रोवाइड कर देता है? एक कमांड प्रोवाइड कर देता है, बस हमारा टच इनपुट. तो इस टाइप के जो इंटरफेस होते हैं उनको बोलेंगे टच बेस्ड इंटरफेस. टच बेस्ड इंटरफेस मींस interface which provided simply by the touch input. Okay, so we can say here user to interact with the system simply using the touch input.
Using a touch screen, a user provide input to the operating system, which are interpreted by operating system as command like opening and aid. Okay, so for example of the popular operating system with touch-based interface are Android and iOS. ये बड़े पॉपुलर इंटरफेस होते हैं और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का है ये टच बेस पे ही काम करता है। OS भी अब चल रहा है। विंडो 8.1 एंड 10 आल्सो सपोर्ट द टच बेस्ड इंटरफेस। अब विंडो में भी हमारा 8.1 और जब 10 आ गया तो ये यहाँ से ये टच बेस्ड इंटरफेस को सपोर्ट करने लगा ऑन द टच स्क्रीन डिवाइस। टच स्क्रीन डिवाइस पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम और टच बेस्ड इंटरफेस वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज द वॉइस। वॉइस इंटरफेस, वॉइस बेस्ड इंटरफेस क्या होता है? वॉइस बेस्ड कंप्यूटर यानी मॉडर्न कंप्यूटर हैव बीन डिजाइन टू एड्रेस द नीड ऑफ ऑल टाइप ऑफ यूजर इंक्लूडिंग people with special needs and purpose want to interact with computer or smartphone while doing some other tasks for users who cannot use the input device like mouse, keyboard and other touch screen. Modern operating system provide, अब इसको देखिए एक बार मैं पढ़ के फिर से बताता हूँ कि जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर आया हुआ है वो ऐसा डिजाइन किया गया है टू एड्रेस द नीड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ यूजर इंक्लूडिंग द पीपल विद स्पेशल नीड, उसकी स्पेशल नीड और पीपल हु वांट टू इंटरेक्ट, जिससे पीपल आसानी से इंटरेक्ट कर सके विद द कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन व्हाइल डूइंग द सम अदर टास्क, जब वो कोई अदर टास्क करता है। तो फॉर यूजर्स के लिए we can who cannot use the input device, ठीक है, जो वो इनपुट डिवाइस नहीं यूज करेगा लेकिन उसको कमांड देना है, लाइक द माउस, कीबोर्ड एंड टच स्क्रीन, तीनों में से किसी का नहीं यूज करेगा। द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द अदर मीन्स ऑफ द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोवाइड कर देता है सिस्टम जो ह्यूमन कंप्यूटर के जैसा वर्क करता है। सो यूजर टुडे, दैट मीन्स यूजर्स टुडे कैन यूज वॉइस बेस्ड कमांड। अब जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे यूजर है अब वो क्या कर सकते हैं? वॉइस बेस्ड कमांड दे सकते हैं टू मेक अ कंप्यूटर वर्क इन द डिजायर वे में काम करने के लिए। ओके, सम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सम ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड अ वॉइस कंट्रोल टू यूजर इंक्लूड iOS, ठीक है, जिसको हम लोग SIRI बोलते हैं, एंड द गूगल, दैट इज गूगल नाउ, ओके गूगल। ये हमारा ओके गूगल क्या है? वॉइस बेस्ड इंटरफेस है। सिरी वॉइस बेस्ड इंटरफेस है। एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 जो है वो है कोर्टोना। कोर्टोना भी हमारा क्या है? वॉइस बेस्ड इंटरफेस है। तो जब वॉइस देकर हम लोग एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करें जो वॉइस पे वर्क करे, जिसमें हमको इनपुट डिवाइस की नीड नहीं होती है, तो वॉइस बेस्ड इंटरफेस वहां पे वर्क करता है। नेक्स्ट इज gesture based, this is a gesture based interface, a smartphone based on Android and iOS as well as laptop let users interact with the device using gesture like waving, tilting, eye motion and shaking। जब इस टाइप की चीजों को हम लोग यूज करते हैं, यानी गेस्चर करके, यानी वेविंग हो रहा है, टिल्टिंग हो रहा है, ओके, आई मोशन हो रहा है एंड शेकिंग हो रहा है। दिस टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व फास्टर एंड इट हैज promising potential for application in gaming, medicine and other areas। तो ये इस चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसको ज्यादा यूज किया जाता है, ऐसी टेक्नोलॉजी है। दिस टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व फास्टर। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से
किसमें इन्वॉल्व हो रही है, एंड promising potential for application in gaming, medicine and other areas। इस एरिया में गेस्चर बेस्ड इंटरफेस यूज होता है, यानी ये हमारे जैसे हम किसी चीज को वीव कर रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं, मोशन पे ये थोड़ा इनपुट ले लेता है। ठीक है, जैसे अगर आप कभी कभी देखेंगे तो आप अपने फोन को ऐसे थोड़ा घुमाएंगे या हॉरिजॉन्टल वे करेंगे या वर्टिकल वे करेंगे तो उसका इंटरफेस चेंज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नाउ वी नो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं? Let us explore the important service and tasks that an operating system provide for managing the computer system। So पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला फंक्शन हम पढ़ते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। While the computer system is operational, different tasks are running simultaneously। जब कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस करते हैं तो डिफरेंट टास्क उसमें क्या होता है, वर्क करता है। A program is intended to carry out various tasks। A task in execution is known as process, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। We can active a system monitor program that provide information about the process being executed on a computer। Now we know while a computer system is operational, जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशनल मतलब अपना ऑपरेशन स्टार्ट करता है या ऑपरेशन करता है तो डिफरेंट टास्क आर रनिंग साइमल्टेनियसली। उसके साइड में या वहाँ पे डिफरेंट अलग अलग टाइप के टास्क, यानी टास्क मतलब यहाँ पे वर्क होता है, क्लियरली समझिए, अलग अलग वर्क करना शुरू कर देता है या वहाँ पे अलग अलग वर्क साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ रन करना शुरू कर देंगे। A program is intended to carry out the various tasks। तो वहीं पे एक प्रोग्राम इंटेंडेड हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैरी आउट द वेरियस टास्क, उस सभी टास्क को कैरी आउट यानी करने के लिए। अ टास्क इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। जब कोई टास्क एग्जीक्यूशन में होता है तो उसी को हम लोग प्रोसेस करते हैं। वी कैन एक्टिवेट अ सिस्टम, हम लोग सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। मॉनिटर प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम को भी मॉनिटर कर सकते हैं। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूशन। अब जो हमारा है वी कैन एक्टिवेट द सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम, ओके, दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। अब सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम को हम लोग एक्टिवेट कर देंगे, अब वो प्रोसेस करता रहेगा और हमें कंप्यूटर पे एग्जीक्यूशन होता रहेगा, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। या फिर हम लोग समझ सकते हैं कि वो इनसाइड में प्रोसेस हो रहा है। इन सम सिस्टम इट कैन बी एक्टिवेटेड यूजिंग द कंट्रोल प्लस एल प्लस डी। किसी किसी सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिवेट होता है इस शॉर्टकट की से। कौन सा है? कंट्रोल प्लस एल प्लस डिलीट। इस बटन से ये क्या होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिवेट हो जाता है। It is responsibility of the operating system to manage this process and get multiple tasks completed in minimum time। यानी कम से कम समय लेकर ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करे। As a CPU is main resource of computer system, जैसा कि CPU मेन रिसोर्सेस होता है कंप्यूटर सिस्टम का, its allocation among process is the most important device of the operating system। इसका जो एलोकेशन होता है, ओके, इट्स एलोकेशन among process is the most important service of the operating system। Hence process management concern that the management of the multiple process, allocations of required resources and
एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस एमॉन्ग प्रोसेस, इस प्रोसेस को वो एक्सचेंज कर सकता है। मेमोरी मैनेजमेंट, नाउ वी अंडरस्टैंड द मेमोरी मैनेजमेंट। प्राइमरी आर द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज यूजुअली लिमिटेड। ओके, जो प्राइमरी और मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम में वो लिमिटेड होती है। द मेन टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट टू गिव एलोकेट एंड टेक फ्री मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेस। रनिंग प्रोसेस में उसको एलोकेट करना और मेमोरी को फ्री करने के लिए मेन जो टास्क हमारा होता है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। सिंस देयर आर मल्टीपल प्रोसेस रनिंग एट अ टाइम, अब यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, यानी एक से लेकर ज्यादा प्रोसेस यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। और रनिंग एट अ टाइम यानी एक टाइम पे ढेर सारी चीजें हम रन करा सकते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीपल प्रोसेस। दिस अराइजेज अ नीड टू डायनेमिक, जिस अब इसको ये क्या अराइज करता है, डायनेमिकली ऑन द गो एलोकेटेड एंड फ्री मेमोरी टू प्रोसेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर अराइजेज अ नीड, जहाँ पे एक नीड की आवश्यकता, नीड उठती है टू डायनेमिकली मतलब डायनेमिक मूविंग स्टेट में होना चाहिए, ऑन द गो एलोकेट एंड फ्री मेमोरी टू प्रोसेस, जो मेमोरी को प्रोसेस कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम should do it without affecting other processes that are already residing in the memory, and once the process is finished, it again in responsibility of the operating system to locate the memory space back for reutilizations. Hence the memory management concern, अब देखिए एक बार फिर से इसको समझिए, क्या है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की, टू टेक मेमोरी स्पेस बैक, उस मेमोरी स्पेस को वापस लाने के लिए बैक करता है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग रीयूटिलाइजेशन दोबारा इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, एंड इट अगेन रिस्पॉन्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक मेमोरी स्पेस बैक फॉर रीयूटिलाइजेशन। Hence the memory management concern with management of main memory, so that maximum memory is occupied or utilized by large number of process. Okay. While keeping track of each and every location within the memory as free or occupied. Next is file management. What is file management? Okay, मेमोरी मैनेजमेंट हमने समझ लिया, अब फाइल मैनेजमेंट को समझेंगे। डेटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर एज द फाइल इन सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब जो डेटा होता है या प्रोग्राम होता है वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है, यानी स्टोर एज अ फाइल, एक फाइल की तरह स्टोर हो जाता है सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम के सेकेंडरी स्टोरेज में जो डेटा हो या प्रोग्रामिंग हो वो एक फाइल की तरह स्टोर हो जाता है। तो फाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन एंड प्रोटेक्शन ऑन दीज फाइल इन द सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में फाइल मैनेजमेंट जो इन्वॉल्व होता है वो फाइल के क्रिएशन को, अपडेशन को या डिलीशन को या फिर उसके प्रोटेक्शंस को इन्वॉल्व करके रखता है। इतनी चीजें वो इन्वॉल्व करता है, यानी इतनी चीजें को वो मैनेज करेगा। फाइल मैनेजमेंट में हमारा क्या होगा, कोई फाइल कैसे क्रिएशन हो रही है, उसका अपडेशन कैसे होना है, डिलीशन कैसे होना है, उसका प्रोटेक्शन कैसे रखना है, ये सब कहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता है, फाइल मैनेजमेंट। और ये कहाँ पे होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है।
The protection is a crucial functions and operating system is multiple user can access and use a computer system. जब कंप्यूटर सिस्टम पे मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन इज अ क्रूशियल फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्रूशियल फंक्शन हो जाता है. There must be mechanism in the place that will stop user for accessing file that belong to some other users. अब ये some other user and have not been shared with them. तो अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म से वो उसको दूसरे यूजर की जो डेटा होता है उसको किसी और दूसरे यूजर को एक्सेस नहीं करने देता है. ठीक है, अदर यूजर हैव नॉट बीन शेयर विद देम, जो उसको दूसरा यूजर शेयर ना कर सके जो किसी दूसरे यूजर से बिलोंग हो रहा है. द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज द सेकेंडरी मेमोरी. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करता है. वाइल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल द मेन मेमोरी. तो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम मेन मेमोरी को हैंडल करता है और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी को हैंडल करता है. नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड डिवाइस मैनेजमेंट. अब डिवाइस मैनेजमेंट क्या होगा? अ कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनी इनपुट ऑनटू डिवाइसेस एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू इट. क्लियर है? जो हमारा डिवाइस मैनेजमेंट है, a computer system has many input output devices and hardware connected to it, जो आपस में connected होते हैं. Operating system manage these heterogeneous devices that are interdependent. ठीक है, जो interdependent होते हैं. यहाँ पे ध्यान देना है, क्लियर? यहां से देखिए यहां तक. अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज ओनली इनपुट डिवाइसेस एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू इट. एक कंप्यूटर सिस्टम जो इनपुट डिवाइसेस होता है जिसके पास और हार्डवेयर कनेक्शन होता है, या वो इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर से कनेक्टेड होते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दिस डिवाइस. ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस डिवाइस को मैनेज करता है जिसको हेट्रोजीनियस डिवाइसेस एंड दीज हेट्रोजीनियस डिवाइसेस दैट आर इंटरडिपेंडेंट, जो ये आपस में खुद इंटरडिपेंडेंट होते हैं. द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद द डिवाइस ड्राइव एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइसेस. द ऑपरेटिंग सिस्टम interact with the devices drive and the related software for a particular device. The operating system must also provide the option for configure a particular device so that it may be used by an user or some other devices. इसको फिर से समझिए और अच्छे से जानिए. द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरैक्ट करता है. किससे इंटरैक्ट करेगा? क्लियर है कि किसी और से करेगा. विद डिवाइस ड्राइवर एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर. डिवाइस ड्राइवर और रिलेटेड सॉफ्टवेयर से ये इंटरैक्ट करेगा फॉर पर्टिकुलर डिवाइस, एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए. जैसे माउस है तो माउस के लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस हो गई, तो उसके लिए उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर या ड्राइवर ही इंटरेक्ट करेंगे. द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट आल्सो प्रोवाइड द ऑप्शंस फॉर कॉन्फ़िगरिंग पर्टिकुलर डिवाइस. अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक और ऑप्शन प्रोवाइड करता है जो उसको कॉन्फ़िगर कर सके, यानी पहचान सके. सो दैट इट मे बी यूज्ड बाय एन एंड यूजर, जिसे एंड यूजर यानी जो यूजर है आसानी से यूज कर सके, एंड सम अदर डिवाइसेस और कुछ अदर डिवाइसेस के साथ. क्लियर? सो जस्ट लाइक फाइल, द डिवाइस आल्सो नीड सिक्योरिटी measures and their access to different device must be restricted by operating system to
authorized users software and the other hardware only, और अदर हार्डवेयर के साथ उसको वो यूज हो सकते हैं। सो होप आपको ये चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।